हुआ नजर आ रहा है तो सॉरी। मैं समझ गया। मैं समझ गया, ठीक है। जी। अच्छा, जी कैसर एक भाई आप अपनी क्वेश्चन। बात में जी, मैं क्वेश्चन भाई जी एक जी। बात ऐड करना। कैसर भाई ने तो उसकी बेस में बात की, मैं एक और जिसे कहते हैं ना कि बाज औकात हम लोग मिसाल के जरिए समझते हैं, कुरान में मिसाल दी जाती है कि देखो अगर ये चीज है हमारे सामने तो उस चीज की भी कोई ना कोई एक्सप्लेनेशन होगी। इसीलिए एनालॉजी और कयास एक मंतकी आर्गुमेंट के तौर पर पेश किया जाता रहा है और रहेगा। कयास, इसकी मिसाल यूं समझें कि जो 19 सेंचुरी के मिड और लेट तक, यानी 1800 से लेकर, जब से ये थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन क्वाइन की गई डार्विन के जिम्मे डालकर 1850 से लेकर आगे, तब से लेकर 20वीं सदी के मिड तक जो वेस्टिगल ऑर्गन्स थे उसको एवोल्यूशन के एविडेंस के तौर पर पेश किया जाता था। ये जो वेस्टिगल ऑर्गन्स है, वेस्टिगल ऑर्गन का मतलब है वो ऑर्गन्स जिनको आमतौर पर समझा जाता है ये ह्यूमन बॉडी में कोई काम नहीं करते। पेंडिस है, टॉन्सिल्स वगैरह को समझा जाता है, या पीछे टेल बोन थी, या आईलिड के अंदर, या इस तरह की चीजें जिनको समझा जाता है कि ये एवोल्यूशन की बाकियात में से हैं, इनका कोई काम नहीं। या जंक डीएनए भी एक मिसाल है, जंक डीएनए जिसको समझा जाता है आपकी विजडम बॉडी में। टीथ। हाँ ठीक है। हाँ, और भी चीजें आप ले सकते हैं। मगर मजे की बात यह है कि 20वीं सदी के बाद से अब तक मुसलसल वेस्टिगल ऑर्गन्स, या वो ऑर्गन्स जिनको एवोल्यूशन की बाकियात कहा जाता था, उनके फायदे खुल खुल कर सामने आ रहे हैं। ये टेल बोन जिसको किसी काम नहीं समझा जाता था, ये पेल्विस बोन को कैसे बैलेंस करती है, प्रेगनेंसी में कैसे सपोर्ट करती है, स्पर्म में क्या कंट्रीब्यूट करती है, वो सारी चीजें अब एक्सप्लेन हो रही हैं। जंक डीएनए की बेस के ऊपर पूरी की पूरी एक फील्ड एपिजेनेटिक्स जो है उसको क्रिएट कर लिया गया, और सेंटर समझा गया कि इंफॉर्मेशन का सेंटर कहां से डिलीवर किया जाता है। तो मकसद कहने का यह है कि जब एवोल्यूशनरी या सेलुलर बायोलॉजी के अंदर, या जो आपकी ह्यूमन ऑर्गेनिक या ऑर्गन्स के हवाले से जो इंफॉर्मेशन है, उससे आपको यह कयास करना चाहिए कि बाज दफा चीजें आपको बेसूद और बेफायदा दिखा रही होती हैं, या डिजास्टर्स दिखाई देती हैं कि नुकसान पहुंचा रही हैं, मगर बाद जाके आपको पता चलता है कि उनके पीछे छुपी हकीकत क्या थी। इसी तरीके से कॉस्मोस के अंदर या कॉस्मोलॉजी के अंदर वो चीजें जिनको आप बज़ाहिर महसूस करते हैं कि वो नुकसान पहुंचा रही हैं, ट्यून खराब कर रही हैं, फाइन ट्यून के आर्ग्यूमेंट को रिजेक्ट कर रही हैं, हमें उनके फायदे और उनकी टेक्निक को नहीं पता। मैं मिसाल के तौर पर आप ये समझें, एक और मिसाल समझ लें। आप लुकमा चबाते हैं दांतों के अंदर, ये मैं बड़ी जटकी मिसाल दे रहा हूं, जटकी मिसाल। आप लुकमा डालते हैं मुंह के अंदर और दांत उसको चबाते हैं। अगर आप उस लुकमे को सर्कल करते हुए, फोकस करते हुए उस प्रोसेस को देखें तो वो डिजास्टर है कि एक सही सालिम बोटी थी, एक सही सालिम लुकमा था, उसका कीमा कर दिया जाता है। मगर इन ब्रॉडर पिक्चर आपको पता चलता है कि दांत और उनका चबाना, उस लुकमे को नरम करना हाजमे के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। अगर वो दांत उसके साथ वो मलिया मेट उसको कीमा ना करते तो आपके पेट में वो डायरेक्ट जाए तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम को वो इफेक्ट करती है या डिले कर सकती है, मेटाबॉलिज्म आपका खराब हो सकता है। तो दांत उस खुराक को नरम करते हैं, हजम होने के काबिल बनाते हैं। समझ ये चीज आई कि एक चीज बजाहिर आपको डिजास्ट्रस दिखाई दे रही है, मगर उसके पीछे का बड़ा ब्रॉडर जो पिक्चर है वो आपको समझा देगी कि इस प्रोसेस के होने की जरूरत क्या है। तो यानी छोटे छोटे धमाकों और जलजलों की बुनियाद पर फाइन ट्यून के आर्गुमेंट को चैलेंज करना, इट्स टू अर्ली। मेरी ये बात है, बहुत शुक्रिया। ठीक है क्वेश्चन भाई, ये एक मिसाल दी थी मैंने। जी, एक मैं अपना दूसरा सवाल रखना चाहूंगा। जैसे कि इवोल्यूशन की जब बात है तो इवोल्यूशन पे जैसे हमारा पर्सपेक्टिव क्या होना चाहिए? क्या ह्यूमन का इवोल्यूशन हुआ है या इवोल्यूशन जो वो माइक्रो लेवल पे हुआ है? मतलब क्या हमारा क्या पर्सपेक्टिव है इस व्यू पे इस्लाम का? कैसर भाई, ये आपका आखिरी सवाल होगा क्वेश्चन भाई। जी कैसर भाई। ये इस्लाम का पर्सपेक्टिव बड़ा सिंपल है कि चीज़ों के अंदर इवोल्यूशन होती है। इससे इस्लाम को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अल्लाह ताला ने अपने मुख्तलिफ जो सिफाती नाम हैं उनमें से ऐसे नाम रखे हैं, ऐसे बताए हैं हमें कि वो तदबीर के साथ चीज़ों को अल बनाता है, बारी। चीज़ों इवॉल्व हम्म। करता है। जी बिल्कुल। लेकिन जो स्पीसिएशन है उसकी एक लिमिटेशन होती है, यानी कि अल्लाह ताला ने इंसान बनाए, इंसानों के अंदर हमें इवोल्यूशन नजर आती है जो कि इंसानों के अंदर ही रहती है। जैसे कि कद का बढ़ जाना, कद का छोटा होना, आंखों का रंग चेंज होना, रंग का, चेहरे का रंग, स्किन कम्प्लेक्शंस, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये ऑब्जर्वेबल चीज है, इस्लाम भी यही कहता है। लेकिन जो ये मॉर्फोलॉजिकल शिफ्ट जिसे कहते हैं कि काइंड्स का में चेंज हो जाना, और स्पीशीज भी मैं केयरफुली कह रहा हूँ इसलिए कि स्पीशीज की डेफिनेशन साइंसदानों ने अपनी बड़ी मर्जी मजे की रखी हुई है कि वो जो इंटरब्रीड करके फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स पैदा कर सकें।
वही स्पीशीज होती है। हालांकि देयर इज नो रीजन टू थिंक कि चूहा एक स्पीशीज है, हाथी एक और स्पीशीज है। आई मीन देयर इज नो रीजन टू डिनाई दैट, राइट। तो इस तरह की जो मॉर्फोलॉजिकल शिफ्ट है कि एक काइंड का दूसरी काइंड में हो जाना, उसका ना कोई साइंसी सबूत है, ना इस्लाम उसको इंडोर्स करता है, वो एक जिद है। देयर इज नथिंग इन साइंस दैट सपोर्ट्स दैट, ना जेनेटिक्स में, ना ही अपना मॉर्फोलॉजी में, ना ही जेनेटिक्स में कोई ऐसी साइंटिफिक फील्ड नहीं है जो इसका सबूत देती हो। जबरदस्त। ठीक है, क्वेश्चंस भाई, आपके 2 सवाल आ गए, बड़े इंपॉर्टेंट थे। आगे बढ़ते हैं। जी ठीक है, जी, जज़ाकल्लाह खैर भाई। थैंक यू मेरा प्यारा भाई, यूट्यूब पे चले जाइएगा। थैंक यू सो मच, बड़े टू दी पॉइंट और अच्छे सवालात आपने किए। रोमन पंक, मैं कोशिश कर रहा हूँ जिनसे पहले कभी बात नहीं हुई उनको जल्दी पहले ले लूं, ताकि और नए लोगों को मौका मिले। जिनसे ज्यादा बात होती है मैं उनको थोड़ा सा स्किप कर रहा हूँ, ले लूंगा। रोमन पंक भाई, अहलन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम प्यारे भाई, वालेकुम सलाम। वाह, कैसर भाई आप ठीक है? आमिर भाई आप ठीक है? एवन अल्लाह का फर्स्ट शुक्र। क्लास, अल्हम्दुलिल्लाह। जी एक्चुअली लास्ट फ्राइडे जब आप सैम भाई के चैनल पे थे तो हमने कोशिश की थी वहाँ पे आपके साथ बात करने की, लेकिन नहीं हो पाई वहाँ पे। तो जी जी भाई, तो भाई असल में एक मसला हुआ है हमारे साथ नहीं तो एक्चुअली हम पढ़ रहे हैं। हम्म। तो वहाँ पे हमारी एक कलीग है, लड़की है वो, तो उनका एक कजन है हम्म। वो। अपना वो पता नहीं उसने क्या पढ़ा है। ये असल में मसला ये होना चाहिए कि हमें कंपैरेटिव स्टडी करनी चाहिए थी। अगर आप किसी भी तहकीक में जा रहे हो, मिसाल के तौर पर अगर आप रिलीजन और साइंस को पढ़ रहे हैं तो आपको सिर्फ साइंस ही नहीं पढ़ना है, फिर आपको रिलीजन भी पढ़ना है। तो फिर हम किसी पॉइंट पे पहुंच पाते हैं भाई। तो हम्म। उन्होंने हम्म। क्या किया, उनके कजन ने, उन्होंने सिर्फ इवोल्यूशन इवोल्यूशन पढ़ा है, कुरान पाक पढ़ा ही नहीं है। तो हम्म। अब उन्होंने उनको दिया था उलमा के पास भी, लेकिन चूंकि उलमा बेचारे उनको तो पता नहीं है इवोल्यूशन बाकी चीजें, तो एज ए रिजल्ट वो सेटिस्फाई नहीं हो पाते। वो हम्म। वो ना वो बंदा। जी भाई, अब यही आप कोई ट्रेजेक्टरी दे कि हम उनको कुछ बोल पाए कि वो क्या बोलेंगे आपसे। देखो साइंस की मेरा तो भाई, सिंपल सी बात, जी सिंपल सी बात है मेरा भाई। इस तरह के बंदे को, जो बंदा इस्लाम की बेस ना पढ़ा हो और साइंस की बुनियाद पर इस्लाम पे इतराज कर रहा है, तो वो बंदा साइंटिफिक भी नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। जी जी भाई। बेसिक साइंस है, पॉसिबल साइंस, वो भी आपसे डिमांड करती है कि आप जिस चीज के बारे में एनालिसिस पेश कर रहे हैं, जिस चीज के ऊपर कंक्लूजन दे रहे हैं, आपके पास उसकी नो हाउ तो हो। चलो बेसिक ही हो, हम नहीं कहते डीप नॉलेज, बेसिक ही हो, ताकि आप किसी पर राय दे सको। अब सुनी सुनाई हुई चीजों को इंफॉर्मेशन तो कह सकते हैं, नॉलेज नहीं कह सकते। तो किसी चीज पर आपने क्रिटिकल कंक्लूजन देना हो या कोई एक्सपर्ट ओपिनियन देना हो, तो उसके लिए जरूरी ये चीज है मेरा भाई कि आपके पास बेस तो हो। अब हमारे पास एक चैनल पे क्लिप भी पड़ा हुआ है, फेक एक्स मुस्लिम। वो कहता है जी मैं कॉस्मोलॉजी पढ़ के इस्लाम छोड़ दिया। मैंने पूछा इस्लाम की बेसिक नॉलेज है? कहता नहीं। मैंने कहा मुझे वो अकीदा बताओ या वो इंफॉर्मेशन बताओ जो इस्लाम ने दी हो और कॉस्मोलॉजी के स्टैब्लिश्ड और जो प्रूवन फैक्ट्स हैं उनके अगेंस्ट, उनसे कॉन्ट्रडिक्ट करती हो। वैसे तो मैं उसूल को नहीं जी मानता, भाई। मगर चलो जो तुमने बना लिया हुआ है तो उसी उसूल के मुताबिक इंफॉर्मेशन दे दो। एक चीज नहीं पेश कर सका। ये सिर्फ एक नशा होता है, एक एक आप ये समझ लें कॉम्प्लेक्स होता है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली ये बड़ी तादाद के अंदर, या इस खत्ते के अंदर वेस्टर्न जो एग्री। आप ये समझ लें कि इन्फ्लुएंस है, वो वैसे भी काम करता है। यार आप छोड़ो मजहब की बात, मजहब तो बहुत बड़ा मसला है ना। मैं छोटे मसले जो इंसान की छोटी छोटी ये कल्चरल एग्रेशन। प्रैक्टिस होती हैं जो असरअंदाज होती हैं, आप मुझे देख लें। हमारे यहाँ पाकिस्तान इंडिया के अंदर या इन खित्तों के अंदर इंटेलिजेंट किसको समझा जाता है? जो इंग्लिश अच्छी बोले, या किसी को ज्यादा समझा, तो वो जो जो है ना, वो उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हो, ये चीज। चाहे वो बंदा आइडियोलॉजिकली इतना वीक हो, इतना वीक हो कि ठहर ना सकता हो, मगर सिर्फ बात करना जानता, ये हमारे यहाँ ये चीज। और पैंट शर्ट पहनी, गोरा रंग, ठीक है, स्लिम, ये वो इस तरह की चीजें कराटे, इससे आप अंदाजा कर सकते हैं। मैं आपको बताऊं, ये पल्स होती है किसी भी सोसाइटी को समझने के लिए कि वो सोसाइटी का क्राइटेरिया क्या है हक और बातिल में। ये पल्स होती है, जैसे मरीज की पल्स चेक की जाती है कि उसको क्या क्या बीमारी, क्या हो रहा है, ये बेसिक चीजें। तो सोसाइटी की पल्स चेक करनी है तो आप चेक कर लें कि उनके नजदीक अच्छाई और बुराई का मेयार क्या है, आपको पता चल जाएगा। तो ये है मसला भाई जो खड़ा है। भाई भाई एक बात मैं ऐड करना चाहता हूँ भाई। वो ये मसला है भाई कि उन्होंने
अनफॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली क्या बोलेंगे तो वो उसकी अपनी मर्जी है। अब उन्होंने लास्टली 1 लाख इंडियन रुपीज से बुक्स खरीदी है। नहीं, वो क्या है, वो सभी के सभी इसी के रिलेटेड है, एथिज्म, वो सिस्टम, ये सिस्टम। हालांकि इसकी कोई बेस ही कोई नहीं है। मेरा अपना फील्ड है वो भी फिजिक्स का ही है। तो जब मैं भी माशाल्लाह। मास्टर्स में था, मैं जब मास्टर्स में था तो सेकंड सेम में मेरा भी थोड़ा वो मेंटल इंस्टेबिलिटी आई थी मेरी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने क्या देखा फिर वहां पे, वो ये सब कुछ फ्ला था, हॉलो था, खाली था, अंदर था ही कोई नहीं। तो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह तो समझ आया कि आई वॉज इन द मिडेस्ट ऑफ नोवेयर। तो ये वो आप उनको अभी कैसर पढ़ भाई रहा का है। कैसर भाई का चैनल रिकमेंड करें, अगर वो साइंटिफिक अप्रोच रखते हैं चीजों को एनालाइज करने में। तो कैसर भाई जी जो है, इनकी ज्यादातर अप्रोच लॉजिकल, रैशनल और साइंटिफिक होती है चीजों को परखने में। तो आप उस तरह की तबीयत के बंदे के दलाइल अगर देंगे, वो तासीर होगी उनकी, वो इफेक्ट करेगी एक बंदे पे। हमारी आदत ये है, मतलब मुझसे अगर आप पूछें शादी, तो हम लोग तो जो है छोटी मोटी अकली दलील दे दी, कोई झटका को कुरान हदीस की या किसी लिटरेचर की बात, तो ऐसे बंदे को, उसी बंदे को सुनना चाहिए जो उसके टेस्ट का हो। अब आप अगर कुरान और सुन्ना के दलाइल दे रहे होंगे तो उस बंदे को हजम नहीं होंगे, उसको साइंटिफिक अप्रोच देनी होगी। ये बड़ा जरूरी है। ये ऐसे ही है कि कहते हैं ना कि पीड़ा और तो फकियां और, पंजाबी की एक मिसाल है। इसका मतलब ये है कि जैसा आपका पेशेंट होगा आपने वैसे उसको ट्रीट करना है। ये बड़ा जरूरी है। ठीक है मेरा भाई, आगे बढ़ते हैं। रोमन पंख भाई, काफी बात हो गई। थैंक यू, थैंक ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक थैंक यू। यूट्यूब पे चले जाइएगा। थैंक यू सो मच मेरा प्यारा भाई। वालेकुम सलाम। वैदिक हिंदू साहब हमारे साथ हैं, और ये अक्सर आते रहते हैं, और मेरे ख्याल से ये वही रोहन भाई हैं जो मुख्तलिफ नामों से आते रहते हैं। वेलकम भाई। हेलो। जी जी मेरा भाई। हेलो। जी जी। हेलो। आपको भाई आवाज आवाज नहीं आ नहीं आ रही रही आपकी भाई? मेरे। कैसर भाई, आपको, आप बोलें जरा, हो हेलो, सकता है अब आपकी मेरे को आवाज आ जाए दोबारा मेरे। चलाना है एक बार मुझे बैक स्टेज करके। नहीं, अब आ रही है आवाज आपकी, अब आ गई। जी जी, आपकी हेलो। आवाज आ रही है आवाज भाई। जी। वैदिक भाई, वैसे कमाल का हेलो, एक्सप्रेशन है, आप कहते हैं दोबारा चलाना मुझे जरा रुको बैक मैं स्टेज दोबारा ज्वाइन करके। करता हूँ एक बार। ठीक है, दोबारा ज्वाइन कर लें। यार आवाज तो आना शुरू हो गई थी इनकी अब। नहीं नहीं, वो आ रही थी। कैसर भाई आवाज आ रही है, मगर उनको हमारी नहीं जा रही। अच्छा 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 हाँ, उनको अच्छा। नहीं जा रही। अरे भोली हम भाली। और भाई जी, हम और भाई को ले लेते हैं हमारे साथ। एक आईडी है, एक मिनट, मैं देख रहा हूं कि जो भाइयों को मैंने पहले नहीं लिया हुआ। चलें, एक नॉन मुस्लिम आए हैं, उनको ले लेते हैं। ल्यू कांग हमारे साथ हमेशा जुड़ते हैं। ल्यू कांग साहब को ले लेते हैं। हाँ भाई, कैसे हैं आप? और आमिर भाई कैसे हो? मैं एवन फर्स्ट क्लास प्यारे भाई। आप सुनाएं, कोई सवाल, कोई बात, कोई मसला, भाई कोई इस्लाम एतराज? भाई इस्लाम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे मेरे। आपको एक क्वेश्चन करने की इजाजत है, आप कर सकते हैं। जी भाई। सिर्फ एक। जी जी। मेरे थोड़े से मतलब मेरे एक से ज्यादा थे। एक से ज्यादा को ही सवालात कहा जाता है, वरना तो आप सवाल ही कहते हैं। मुझे भी पता है, आप ठीक कह रहे हैं। चले रखें, अगर इंटरेस्टिंग हुए तो चलते, अगर इंटरेस्टिंग सवालात हुए तो ले लेंगे, चलें, ये भी कह देते हैं। अच्छा ठीक है। अच्छा आमिर भाई, ये मैं एक बात कहना चाहूँगा कि अच्छा, जैसे मैंने आप लोगों को देखा है कि मतलब जैसे आप लोगों के रिलीजन में एक, जैसे मतलब लोग कहते हैं कि आप लोग अपनी मतलब क्या कहते हैं लेडीज को किसी और कम्युनिटी में कभी मैरिज नहीं करने देते, और कम्युनिटी के जेंट्स से, जैसे अगर आप लोगों की कम्युनिटी को कोई जेंट्स किसी दूसरी कम्युनिटी की लड़की से मैरिज करना चाहे तो वो तो उनको तो अलाउ है करना। लेकिन आप लोग अपने कम्युनिटी की जैसे लेडीज है तो आप लोग कभी उनको किसी दूसरे कम्युनिटी के मतलब जेंट्स से मैरिज करने के अलाउ नहीं कहते, तो आप लोग ऐसा क्यों करते हैं? हाँ, उसकी वजह ये होती है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो मुसलमान मर्द है, उसको भी हर औरत से इजाजत नहीं है कि वो बाहर घर की कम्युनिटी में शादी कर ले। नहीं नहीं, सिर्फ ये इजाजत सिर्फ अहले किताब के लिए थी। हमारा मर्द अगर हिंदू औरत से शादी करेगा, अलाउ नहीं है। यानी जो मुशरिक है उसके साथ अलाउ नहीं है। वो मुशरिक चाहे अहले किताब में ही क्यों ना हो, अहले किताब में से भी सिर्फ उन औरतों के साथ शादी करने की इजाजत है जो मुवाहिद हों, मुशरिक ना हो। और अहले किताब के अंदर मुवाहिद पाए जाते हैं। मोस्टली मेजोरिटी ऑफ द ज्यूज हैं वो मुवाहिद हैं। इसी तरीके से क्रिश्चियंस में प्रोटेस्टेंट्स जो हैं मोस्टली, और इसके साथ साथ और कई मिशनरीज हैं, वो मोनोथीस्ट हैं, मुवाहिद हैं।
तो उनके साथ शादी करने की इजाजत है। अच्छा, एक तो ये चीज है कि सब मर्दों को इजाजत नहीं है। उसकी वजह क्या थी वो भी मैं आपको बताता हूं। मगर अब आ जाते हैं औरतों की तरफ। सबसे पहले औरत जो है वो ज्यादातर फॉलो करती है, क्योंकि इस्लाम के अंदर ना एक एक सिस्टम माना जाता है जिसमें मर्द को एक घर का इंचार्ज और गार्डियन के तौर पर एक्सेप्ट किया जाता है मर्द को। और नस्ल और नाम जो रवा होना है आगे खानदान का, वो भी मर्द की तरफ मंसूब किया जाता है कि ये फलां का बेटा है, उस खानदान से रिलेटेड है, उसका नाम भी दिया जाता है। इस्लाम में इस चीज को सिक्योर करने के लिए कि फैमिली सिस्टम इस्लाम का सिक्योर रहे, इस एतबार से औरतों को अलाउ नहीं किया गया कि वो बाहर किसी नॉन मुस्लिम के साथ शादी करें, चाहे वो मवाहिद ही क्यों ना हो, नॉन मुस्लिम मवाहिद भी क्यों ना हो, उसके साथ शादी करना औरत को मना किया गया। ये हमने अपनी कम्युनिटी को सेफ और सिक्योर करने के लिए ये तरीकाकार रखा। अब इतराज ये उठ सकता है कि मर्दों को इजाजत है, वो एक ऑप्शन है। उसकी वजह मैं अब आपको, मैंने कहा था ना, इसलिए आपको पहले बताऊंगा कि उसकी ऑप्शन बाद में कि वो क्यों जरूरत देनी पड़ी। तो हमारा ये हक है कि हम अपनी जो सोसाइटी है उसको सिक्योर करें, अपनी नस्ल को महफूज करें, और माओ के उन बच्चों को सिर्फ उस घर के अंदर रखें जहां खालिस तौहीद की, रिसालत की, क़यामत की और जेन्युइन ट्रुथ की तालीम दी जाती है। हमारे नजदीक ये उसूल है। अब सवाल उठ जाता है मर्दों को इजाजत क्यों है। अब इसके लिए जाना पड़ेगा पीछे। पीछे इसलिए जाना पड़ेगा कि जिस वक्त ये इजाजत दी गई उस वक्त हालात क्या थे, और क्या ये इजाजत, इजाजत की बात कर रहा हूं, हुक्म नहीं था, इजाजत थी। इसके पीछे जो हिकमत थी वो पता चलेगी, जो पीछे टाइम से रिलेटेड है। वो ये है कि पुराने दौर के अंदर जब ट्राइबल सिस्टम था, उस वक्त जब जब मर्द, एक कबीले का मर्द किसी दूसरे कबीले की औरत को अपने घर ब्याह के लाता था, ठीक है, दूसरी कम्युनिटी की औरत को अपने घर ब्याह के लाता था, उनके दरमियान जो पॉलिटिकल इश्यूज हैं या जो मिलिट्री के कुछ डिस्प्यूट्स हैं, जो आपस में जंगे शंगे हैं, वो रुक जाती थी, कबाइल में आपस में अमन अमान हो जाता था। तो ऐसी सूरत में दूसरी पोजीशन को सामने रखते हुए कि सोसाइटी सिक्योर करनी है और स्टेट को स्टेबलाइज करने के लिए इस्लाम के अंदर मर्द को इजाजत दी गई कि वो नॉन मुस्लिम औरत के साथ मुवाहिद हो तो शादी कर सकता है, मगर औरत शादी नहीं करेगी, जिसकी रीजन आपको मैंने बाद में दे दी हुई। अब सवाल ये उठता है कि भाई औरत को इजाजत नहीं देते तो हम क्यों करें, हम अपनी सोसाइटी को खराब करवा दें। मुझे पता आगे जवाब क्या आता है। वो ये आएगा कि आप अगर नहीं चाहते कि आपकी सोसाइटी जो है या आपकी कम्युनिटी करप्ट हो या उसमें बाहर की तालीम जाए, तो क्या दूसरी कम्युनिटीज ये चाहेंगी? तो ना चाहें, ना करें। इसलिए मैंने कहा कि ऑप्शन है, इजाजत है, फर्ज और वाजिब और मुस्तहब नहीं है, इस्तरारी हालत है। इस्तरारी हालत का मतलब ये होता है कि जिस वक्त आपके पास दूसरी ऑप्शंस अवेलेबल हों, मगर ये ऑप्शन उन सारी ऑप्शन से ज्यादा बेहतर हो जाए और इससे कोई बड़ा फायदा हासिल हो सके, तो आप ये काम कर सकते हैं। इस तरह की इजाजत है ये। तो वो खुद ब खुद वो उजर जो है या एतराज जो है वो ड्रॉप हो जाता है। ये कहना कि भाई फिर हमारी औरतें भी क्यों करें, हमारी औरतें भी ना करें, तो ना करें, हमें कोई जरूरत नहीं। हम तो पहले ही चाहते हैं कि ये जो इंटर फेथ मैरिजेस हैं ये नहीं होनी चाहिए। इसने सारे का सारे सिस्टम को सेकुलराइज करने में हेल्प की है और लिबरलाइज करने में हेल्प की है। बच्चों को पता ही नहीं चलता आगे करना क्या है। कितनी बड़ी मेजोरिटी के अंदर जो इंटरफेथ मैरिजेस का नतीजा है, या तो बच्चे मुल्हिद हो जाते हैं या सेकुलराइज हो जाते हैं, उनका कोई दीन ईमान नहीं रहता, आधे तितर आधे बटेर। कोई फायदा नहीं ऐसी शादी का। औरत भी ना करे, ना करवाएं, हमारे मर्द भी ना करें, हमें कोई मसला नहीं। ऐसी चीज के ऊपर पाबंदी भी लग सकती है। ठीक है, कैसर भाई और कुछ ऐड करना चाहते हैं वो जरूर करें, नहीं तो कांग भाई अगर बात कर सकते हैं कर लें। जी भाई आगे बढ़ते हैं। लेकिन भाई मैं एक बात कहना चाहता हूँ मेरे भाई। भाई अभी के वक्त में जो कई सारे मुस्लिम मर्द महिलाएं दूसरे कम्युनिटी से शादी कर रहे हैं और पहले भी किए थे, और तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे, मुस्लिम होने के उनके बारे बावजूद? में, हाँ, मुस्लिम होने के बावजूद उनके निकाह बातिल हैं, ये उलमा का इत्तेफाक है इस चीज के ऊपर, ये मेरी अपनी राय नहीं है। निकाह बातिल है, ये तो सीधी, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। कहां, ये बड़ा सिंपल मसला है, बड़ा सिंपल, 2+2=4 की तरह। ये ऐसे ही है कि जैसे उलमा इस चीज के बारे में फतवा देंगे कि एक लड़का और लड़की बगैर शादी के निकाह ताल्लुक रख ले, सेक्सुअल फिजिकल रिलेशन। जैसे उलमा इस चीज के ऊपर मुत्तफिक हैं, ऐसे ही उन निकाहों के ऊपर मुत्तफिक हैं जो निकाह इस्लाम की हुदूद फलांग कर या निकाह की शराइत या कंडीशंस और उसके प्रोसीजर को फलांग कर शादियां की गई हैं। किसी की भी हो, किसी की भी हो, वो निकाह बातिल है। उलमा का इस पर इत्तफाक है। और अगर कोई गली का टीवी का मौलाना 5,000 के अंदर इस तरह का फतवा देता है, वो कल क़यामत के दिन जवाबदेह होगा। ठीक है मेरा भाई। और लेकिन भाई मैं फिर भी एक बात कहना चाहता हूँ, मान लीजिए अगर कोई मुस्लिम लड़की किसी और की कम्युनिटी के लड़के को पसंद करती है, तो क्या वो गलत करती है फिर?
अगर उसको पसंद है वो बिल्कुल शादी नहीं कर सकती? बिल्कुल गलत करती है। पसंद, उसको पसंद क्यों आ रहा है, वो उसके पीछे रीजन है, वजह क्या है। शादी जो है एक ऐसा फैसला है जिसमें आगे नस्ल चलनी है। मेरी बात सुनो, वो लड़की पसंद कर रही है ना, क्या उसको लगता है कि आने वाली औलाद के साथ जो वो फैसला कर रही है उसका क्या असर होगा। मिसाल के तौर पर इसको ऐसे समझो ल्यू कॉन्ग, कि तुम्हारी एक बहन हो, वो किसी ड्रगी को पसंद कर ले, किसी रेपिस्ट को पसंद कर ले, किसी मर्डर को पसंद कर ले, भाई फैमिली को जिस तरह मत तुम लाओ। उसके साथ शादी नहीं करवाओगे ना, जिस तरह तुम उसके साथ नहीं करवाओगे, ऐसे ही एक मुसलमान महिला की शादी किसी नॉन मुस्लिम के साथ नहीं करवानी चाहिए, क्योंकि हमारे नजदीक वो एक ड्रगी मर्डर रेपिस्ट से भी बदतर है। हम नहीं करवा सकते और ना होनी चाहिए। बच्चों को समझाना चाहिए, बच्चे बड़ी चीजों को पसंद करते हैं, जिद करते हैं, हम नहीं कर सकते। लेकिन भाई प्यार शादी तो एक इमोशन है, इसमें रिलीजन का क्या कॉन्सेप्ट? क्वेश्चन नहीं है ना। नहीं, मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें बताता हूँ। तो ये तब तक तुम्हें समझ पड़ती है जब तक तुमने एक मैरिड लाइफ ना। ल्यू कॉन्ग, तुम्हारी शादी हो गई है? नहीं। बस ठीक है, फिर तुम्हारा सवाल बनता है, तुम पहले ना अपनी ही कास्ट के अंदर यानी हिंदुइज्म के अंदर शादी करवा के फिर कहना इंटरफेथ की दूसरी बात है, तुम कहोगे शादी करनी नहीं चाहिए। मैं मुंह पे हाथ फेर के कह रहा हूं, एक बार कर लो, ट्राई कर लो। नहीं भाई, कई सारे अच्छा, हिंदू। दो चीजों में से एक चीज होगी ल्यू कॉन्ग, ये मैं गारंटी कहता हूं, दो चीजों में से एक चीज, या तो तुम ये कहोगे कि शादी ही नहीं करनी, और दूसरा या तो तुम ये कहोगे यार एक और करनी है, तो फिर भी इस्लाम की बात होगी। और अगर कहोगे करनी ही नहीं है, तो फिर भी ये बात क्लियर हो जाएगी कि तुम इंटरफेथ शादी के अंदर फंस चुके हो, अपना सॉरी सेम फेथ शादी के अंदर फंस चुके हो। इंटरफेथ के अंदर तो तुम्हारे निकल ही कड़ाके जाने हैं भाई, तुम्हारी तो आवाज भी नहीं निकलनी। ठीक है ना। वैसे तो भाई ये आपकी शादी हो चुकी है? जी भाई, मेरी हो चुकी है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आपने क्या अपनी कम्युनिटी से करी या दूसरी से करी? बस आप इससे ज्यादा ना पूछें, अच्छा अच्छा। क्योंकि क्योंकि मैं नाम उसका लूंगा तो फिर आप लोग कहेंगे देखो यार इसने घर वापसी करवा दी है। ठीक है। अच्छा अच्छा। तो हाँ, ठीक है फिर। अच्छा लेकिन अच्छा, मेरा एक लेकिन और पता क्वेश्चन नहीं था। यानी लेकिन, इसलिए वो लेकिन से मुझे पता चल गया, लेकिन मुझे मजा मेरा हाथ पांव नहीं चल रहे, लेकिन क्या करूं, क्या मैं, मसला हल हो गया मेरा भाई, बात बनी। अगला दूसरा कोई सवाल है वो कर ले, कैसर भाई से कोई सवाल है, कोई और चीज है वो रख ले। हाँ। अच्छा, मैं ये कहना चाहता था। अच्छा, आप लोग छोटी छोटी बात पे फतवा क्यों देने लगते हैं? मेरा मतलब जैसे क्वेश्चन ये था कि मैं अक्सर करके देखता हूँ, जैसे अगर कोई मुस्लिम लेडी है, कोई वो नेल पॉलिश लगा ली, लिपस्टिक लगा लिया, बाल खुले रख ली, तो आप लोग फतवा दे देते। तो आप लोग ऐसा क्यों करते? हाँ, फतवा किसे कहते हैं, फतवा आप का थोड़ा समझाओ। सनातनी हैं युगांग भाई? जी जी, सनातनी है। जी जी, ये सनातनी है। जी जी जी, अच्छा, ये सनातनी सनातनी है। भाई हैं तो आपके धर्म की कुछ प्रोविजंस के मुताबिक जो एक शादीशुदा औरत है वो अपने जेठ के सामने पर्दे के बगैर नहीं आ सकती। इस कल्चर को डिपिक्ट भी किया गया, मीडिया में किया गया, पुरानी फिल्मों में भी दिखाया गया, ड्रामों वगैरह में भी दिखाया गया। टेक्स्ट में मिलता है कि वो एक चादर चेहरे पे आगे रख के वो आना है। तो इस फतवे की आप मुझे बताएंगे कि क्या ज़रूरत है कि ये फतवा ज़रूरी था कि आपने ऐसे ही करना है? हम्म, ये भी ठीक है नहीं जी, काम। नहीं, मैं जैसे कैजर कैजर साहब, मेरा ये मतलब नहीं था। मेरा मतलब ये था कि अगर मान लीजिए कोई मुस्लिम लेडी है, क्या किसी नहीं नहीं, मतलब मान मुस्लिम लीजिए, और। नहीं नहीं, एक मिनट एक मिनट, आपका भी मतलब ये था ना, मैं रोक रहा हूँ आपको क्योंकि आप फिर दोबारा रिपीट करने लगे, तो मान लीजिए जो कैसर भाई ने कहा उस पर बात करें, मान लीजिए जी। नहीं नहीं नहीं, मेरा मतलब ये था कि अगर किसी लड़की को मेकअप करना है, मुस्लिम लेडी को उनका मेकअप करना है मतलब, तो। ओहो ल्यू कॉन्ग भाई, आप फिर वो रिपीट कर रहे हैं, लड़की को मेकअप, बाल खुले, लिपस्टिक लगानी है, हाई हील पहननी है, फटी जींस पहननी है, छोटा टॉप पहनना है, वो मुझे पता चल गया, रिपीट ना करें। कैसर भाई ने भी कहा मान लीजिए ना, तो वो भी मान लीजिए, उस पर तो भी मैं तो मानूं जवाब क्या? दिया ना। मुझे आप क्या मानने को कह रहे हैं? वो मानने को कह रहे हैं कि हिंदुइज्म के उस फतवे को मानते हैं कि चुन्नी कि, निकालनी है। किसी को पता ही नहीं है इसके बारे में। पता ही नहीं है तो हम क्या करें। इसी मेरा तरह इसी काम है तरह उन आपको लड़कियों, आपके मजहब, इस, हाँ हाँ, इसी तरह आप उन मेरे लड़कियों को भी मजहब नहीं के पता। बारे में कैसर 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 ये अच्छी कैसर बात साहब, है। मुझे एक मैं बात आपको एक बात। बताइए, वैसे एज अ मैटर ऑफ प्रिंसिपल ये अच्छी बात है कि आपको अपने धर्म के बारे में भी हम बताएं और हमारे धर्म के बारे में हम बताएं। ये ठीक नहीं है तो कि आप अपने धर्म के बारे में जाके मंदिरों से तो कि लोगों हम को ऐसा नहीं क्यों मालूम, तो होता इसमें है। मैं क्या कर सकता हूँ? आप ही बताओ, लोगों को लोगों नहीं को मालूम तो इसमें मैं क्या करूँ? ल्यू कॉन्ग मेरा प्यारा भाई, आपको क्यों नहीं बड़ी मालूम? सिंपल। मैं आपसे आपकी ल्यूकांग आवाज भाई कट सिंपल रही है। बात है, मैं सॉरी, जी हम। मैं बात को दूसरी लेके हाँ हाँ, really good। ल्यूकांग भाई देखिए सिंपल बात है, जिस तरह लोगों को नहीं ना पता, ऐसे ही हमारी औरतों को भी नहीं पता, मेजोरिटी को। अब चीजों पता भी होता है। मैं ल्यूकांग बताऊं, मैंने बड़ी बड़ी ऐसी महिलाओं को देखा है। यार शोर आ रहा है, शोर आ रहा है, माइक म्यूट रखना।
शोर हाँ आ भाई, रहा आपकी है। हाँ आवाज तो जी, मेरी आ रही है अब आवाज कैसर भाई? कहिए जी, जी अब ठीक आ रही है। हाँ, तो ल्यूकांग भाई, जिस तरह आप कह रहे हैं ना कि हमारे कई हिंदुओं को नहीं पता, कि जी उनको ये चीज नहीं पता, तो भाई हमारी महिलाओं को भी नहीं पता, मेजोरिटी मुस्लिम्स को पता ही नहीं है वो क्या कर रही हैं। अच्छा, मजे की बात है, पता हो भी तो लापरवाह हो चुके हुए हैं। यही तो खुदा खौफी खत्म हो गई है ना, जिसको जगाना है। इसी तरह सनातनी औरत को भी पढ़ना होगा कि उसके क्या राइट है सनातन धर्म के अंदर। ये हकीकत है मेरा भाई। और फिर दूसरी बात ये मैं आपको बताऊं, इससे भी पहले आपको समझना है फतवा क्या है। फतवा क्या समझते हैं? फतवा एक फतवा को प्रकार का कोई फतवा को एक प्रकार का विरोध है, मैंने अक्सर करके सुना है, कोई एक प्रकार का विरोध, मतलब कुछ होता नहीं है नहीं ये। नहीं 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 नहीं, न्यूज फतवा न्यूज में तो टोटली। यही चला है, न्यूज में तो फतवा यही मैं चला है। फतवा राय को, फतवा सवाल के जवाब को भी कहते हैं, फतवा अपने ओपिनियन को भी कहते हैं, फतवा अपने आर्ग्यूमेंट को भी कहते हैं। बस सिंपल मिसाल के तौर पर ल्यू कॉन्ग ये कहे कि एक औरत जो है उसको लिपस्टिक लगा के बाल खोल के जाना चाहिए, ये ल्यू कॉन्ग का फतवा है। सिंपल। फतवा तो इसे कहते हैं। फतवा कि कहते न्यूज हैं। लेकिन न्यूज में बता रहा था विरोध करने को फतवा कहते हैं। वो न्यूज जो मर्जी कहती रहे, न्यूज तो और भी बड़ा कुछ कहती है, जातिवाद की बात करती है। उस वक्त आप कहते हैं नहीं जातिवाद भेदभाव कुछ भी नहीं है, न्यूज तो वो भी कहती है। अभी न्यूज मोदी के बारे में बीबीसी न्यूज भी कुछ कह रही है, वो नहीं आप मानेंगे। तो न्यूज का क्या है? न्यूज तो बीबीसी का मोदी को मालूम कह है। रही है 2002 गुजरात के अंदर गंद मोदी का किया है, उसका क्या करें अब? न्यूज तो न्यूज है। नहीं भाई, गलत तो गलत है, अब चाहे वो हिंदू मुस्लिम के साथ करे हाँ, या मुस्लिम हिंदू के जबरदस्त साथ करे, गलत तो गलत है। जबरदस्त। तो बस जबरदस्त, वो न्यूज भी गलत है। बस जबरदस्त, वो न्यूज भी गलत कह रही है कि ये कोई फतवा है। फतवा कुछ और चीज होती है। ठीक है मेरा भाई, नंबर एक। नंबर दो, हाँ ये मुझसे पूछो कि इस्लाम में औरत को, फतवा को छोड़ दो, वो सोशल फॉर्मूला है। एक फतवे को दूसरा मौलवी फतवे से रिजेक्ट कर सकता है। फतवा कुरान की आयत और हदीस नहीं होता। फतवा किसी मौलाना का या मौलवी साहब का या किसी स्कॉलर की अपना अपना एक आर्ग्यूमेंट होता है, अपना एक एक्सप्लेनेशन होती है, अपनी एक, आप ये समझ लो कि उसकी एक अंडरस्टैंडिंग होती है टुवर्ड सम आर्ग्यूमेंट्स कुरान के और सुन्ना के। उसकी निचोड़ को कह देते हैं फतवा, कि उसने ये समझा। जैसे तुमने सोसाइटी से कुछ समझा, तुमने अपनी राय दी, सो दैट्स योर फतवा। सिंपल। अब आ जा, तो फतवे दो टकरा सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं और कैसर भाई दो मुसलमान बैठे हैं। कैसर भाई हो सकता है किसी चीज के बारे में एक और फतवा दें, हो सकता है मैं उसके बिल्कुल 180 डिग्री फर्क का फतवा दूं। हम दोनों रहेंगे मुसलमान ही, फतवा इख्तलाफ कर गया। तो फतवा कैन बी चैलेंज्ड, फतवा कैन बी रिवर्स्ड, और फतवा कैन बी विदड्रॉड। फतवा रिजेक्ट हो सकता है, कुरान और सुन्ना रिजेक्ट नहीं हो सकता। अब असल सवाल ये उठता था कि वो पाबंदी कहां से आती है चीजें। वो हमारा इस्लाम हमें सिखाता है, मोडेस्टी। हमारे नजदीक मॉडर्निटी कुछ और है, हम नहीं उसको मानते। हम मोडेस्टी को मानते हैं। मोडेस्टी का मतलब बिल्कुल वही है कि औरत सतर करेगी अपने ऊपर वाजिब। सतर का मतलब यह है कि वो अपने जिस्म की नमूदो नमाइश, उसकी एग्जिबिशन से और उसकी प्रोजेक्शन से पीछे हटेगी। क्यों? क्योंकि उसने ईश्वर को जवाब देना है कि उस जिस्म को सिर्फ और सिर्फ उस जगह पर इस्तेमाल करना है जहां उसका काम। इसी तरीके से मर्द है, उसको बचाया गया इन चीजों से, अपनी नजरों को झुका के रखना है। अब ये हमारा ये समझ लो, हमारा एक सोसाइटी के अंदर एक बिहेवियरल पैटर्न है, हमारा ये सिंबल है कि औरतें हिजाब करें, मर्द अपनी नजरों को झुकाएं, ठीक है, इबादत में मशगूल रहें, जो भी तरीकाकार इस्तेमाल करना है उसको जायज रास्ते से इख्तियार करें। भाई ये चीज है, इसमें तो कोई मसला नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो भाई जो कई सारी जो मुस्लिम लड़कियां जो मेकअप करके घूमती है, जीन्स टॉप उल्टे सीधे कपड़े, तो फिर वो भी गलत ही कर रही है फिर, मतलब। बिल्कुल बिल्कुल गलत कर रही हैं, और अल्लाह को जवाब दें, बिल्कुल गलत कर रही हैं। इसमें तो कोई शक ही नहीं, बिल्कुल गलत कर रही हैं। और उसकी वजह मैं बता देता हूँ, उसकी वजह मैं बता देता हूँ। देखो, एक मुसलमान के लिए फैसला करना मुश्किल नहीं होना चाहिए कि जिस मालिक ने उसको जिंदगी दी है, क्या वो उसके मुताबिक गुजारेगा या उसके खिलाफ गुजारेगा। अगर वो मानता है कि मेरा एक मालिक और खालिक है, मेरा पालनहार है, मेरा बनाने वाला है, उसके मुताबिक जिंदगी गुजारेगा, सिंपल। तो वो गलत कर रही है। ये ऐसे ही है जैसे उसके माँ बाप उसको समझाएं कि बेटा एजुकेशन की तरफ ध्यान दो, पढ़ो, और वो ना माने। चाहे जितनी मर्जी पैंट शर्ट पहनती हो, जितना मर्जी मेकअप करती हो, मगर अपने वालदैन की फरमाई हुई बातों के वो खिलाफ विरोधी कर रही है, उसको कोई भी अच्छा नहीं कहेगा। उसके वालदैन, उसकी फैमिली में उसकी इज्जत नहीं होगी। सिंपल सी बात है। इसी तरीके से अल्लाह की निगाह के अंदर और इस्लामी मुआशरे के अंदर ऐसी औरत की नहीं होती इज्जत जो अल्लाह के अहकामात को ना मानती हो, या इस्लाम की सोसाइटी के जो नॉर्म्स हैं उनको फॉलो ना करती हो। इसमें कोई दो राय नहीं है लोग। ये फर्क है हमारी आइडियोलॉजी में और नॉन मुस्लिम की आइडियोलॉजी के अंदर। एक हिंदू लड़की बड़े आराम से सारे काम कर करा कर भी बिल्कुल किसी किस्म की जो समझ लो क्रिटिसिज्म है उससे बचने की कायल होती है कि कोई मसला नहीं, जैसे मर्जी जिंदगी गुजारे। इस्लाम में ऐसा नहीं होता। इस्लाम आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है। इस्लाम आपको कहता है ये जिस्म
अल्लाह का दिया हुआ है उसके मुताबिक चलना चाहिए। ऐसा कैसे मुमकिन है? ठीक है मेरा भाई, जैसे आप नेचुरल रिसोर्सेज का ख्याल रखते हैं,